अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 92 स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा शॉर्ट लेक्चर है, 1 घंटा, कोई 10-1 मिनट का ही होगा, 5-7 मिनट। अच्छा जी सुने, कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास मैंने रख दी है। अभी तक तो मेरा कोई दिल नहीं है कि YouTube पे अवेलेबल हो, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है ये। अच्छा जी, ये जी कल इंशाल्लाह। नहीं बेटा, अम्मियों के पास नाश्ता करके बेटा। अच्छा जी प्लीज खामोश हो जाएं। अच्छा जी, वैसे तो मेरा प्लान यही है कि इनकम एक्सपेंडिचर के 2 अच्छे सवाल इसमें कर लिए जाएं। हो सकता है मैं ईपीएस भी शुरू कर दूं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर ही, जाहिर सी बात है। 2 क्लासेस होंगी बेसिकली, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास करके 20-25 मिनट की, फिर 20-25 मिनट ब्रेक करके, फिर 1 घंटा 20-25 मिनट की क्लास करके फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है जी? ओके। नहीं बेटा, नहीं नहीं। अच्छा जी जी, पता नहीं जी, मैं नहीं पता कर सका बेटा। मेरे पास फिलहाल तो इतना टाइम नहीं है, यकीन माने। पता नहीं वो आई भी पड़ी हो तो मुझे नहीं पता, घर नहीं पहुंची। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। गोल्फ क्लब मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, दोबारा किया था आपने घर जाके। इसको मैंने शाम वाली क्लास में जरा बढ़ा के कंप्लीट करके भी बताया था, अलग से आप लोगों के लिए जो पोर्शन आता है उसके अंदर। उससे पहले मैंने ब्रेक लगा दी थी, 5-7 मिनट 10 मिनट उनको दिए थे कि बैलेंस कर लें। उसके बाद फिर दोबारा रिज्यूम की थी क्लास, और जहां से आपकी क्लास छोड़ी थी वहीं से उसको चलाया था। तो कितने बच्चों ने वो क्लास ले ली है कल वाली? चले, सही है। आज भी उम्मीद है आई सेट तो आज कंक्लूड हो जाएगा शाम के अंदर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास में। अच्छा जी, तो कितने बच्चों ने ये सवाल दोबारा किया घर पे? हो गया था? थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुए हो? अच्छा, कंफर्टेबल जो सारा लेवल था, कंफर्ट लेवल, वो सारे का सारा मेरे ख्याल में सी व्यू ने कुछ खराब कर दिया उन्हें। कितने बच्चों ने सी व्यू को अटेम्प्ट किया? देखा था, ठीक है। बस ये जो बच्चे हैं ना, प्लीज, ये जो बच्चे हैं ना सिर्फ देखा था वाले, ये बड़े जो है ना नुकसान में रह जाते हैं, क्योंकि पर्चे में फिर ये सिर्फ देखा था करेंगे तो वहां पे सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। बातें नहीं करें यार आपस में, ठीक है? कोशिश मैं करूंगा कि मैं कोई लेकिन मसला ये है कि जो 2 क्लासेस इकट्ठी मिस करके अगले दिन आएगा तो अगले दिन उससे आगे कंटिन्यूटी में क्लास चलेगी, तो फिर शायद वो प्रॉब्लम हो उसके लिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब पे इसको अवेलेबल कर सकूं, लेकिन फिलहाल मैं इसकी कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। कोशिश करें कल सारे आ जाएं, ठीक है जी? अच्छा जी, क्वेश्चन सीव्यू वाला मैंने क्लास बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा जी यही करवा दें, तो फिर मैंने यही सवाल करवा दिया था। बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं किया मैंने, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, ठीक है? वो देखूंगा मैं, वो भी मैं डिपेंड करता है कि उसमें मेरा मूड, इसको आप खुद कहेंगे, कोई जरूरत नहीं है, बाकी हम खुद कर लेंगे जब मैं आपको मेन बातें डिस्कस कर लूंगा इसके अंदर, ठीक है? रिक्वायरमेंट थी इसकी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम एक्सपेंडिचर एज एट 31 दिसंबर 15, ठीक है जी? और पहली लाइन में क्या लिखा गया था कि सी व्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 फरवरी 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्लब का पहला साल है। 1 फरवरी 15 अगर ये शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर 15 तक, वो 31 दिसंबर 15 पे वो इनकम एक्सपेंडिचर मांग रहा है, तो इसका मतलब ये पहला साल ही है। तो सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस इस सवाल में नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, ओपनिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है, चले वो जो भी कहता है वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है? फॉर्मेट के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर उसने कहा हुआ है बना दें, इनकम एक्सपेंस लिखकर पहला सफा खाली। फिर बैलेंस शीट के अंदर थोड़ी मैंने डंडियां मारी हुई हैं, कोई जगह बहुत तंग होती है, ठीक है जी? तो आज लाइबिलिटीज में करंट नॉन करंट, एसेट्स में करंट नॉन करंट आपको नजर आने थे, ठीक है जी? ओके। तो उसके बाद सवाल, चूंकि आपने घर पे पढ़ा तो एटलीस्ट सब नहीं होगा, आपको नजर आया होगा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी सेल ऑफ बेवरेजेस कर रहे थे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी आज रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने वर्किंग 1 ट्रेडिंग एक्टिविटी ही बनाई है, ये हम वर्किंग 1 में रख लिया करते हैं, ठीक है? अच्छा चलें जी, अब पढ़ते हैं सवाल को और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्पॉन्सर्स ऑफ, अच्छा इस सवाल का फिर मसला क्या था? इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए थे, बल्कि आपको हर एडजस्टमेंट में से खुद ओपनिंग क्लोजिंग्स एक्सपेक्ट करने थे, ठीक है? ये सवाल इसलिए जरा डिफरेंट था।
Sponsors of the club contributed 50 million towards general fund for the start of operation and placed the amount in the bank. जी ये क्या है? ये ओपनिंग तो नहीं कह सकते, ओपनिंग तो जीरो ही है, हाँ फ्रेश कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था, हम 2-3 दोस्तों ने मिलकर जो क्लब बनाया था, उसको अगर स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए तो हमारे पास जो कुछ पड़ा था वो हमने इकट्ठा करके उसके अंदर फेंक दिया, फंड के अंदर फेंक दिया और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए. तो ये 50 मिलियन की एंट्री क्या होती है, क्या होनी चाहिए? बोले कैश या बैंक डेबिट, बैंक, बल्कि उसने क्या कहा है, बैंक में फेंक दिए पैसे, तो बैंक डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट. ठीक है, ओके. हाँ, वो अलग बात है कि बैंक अलग से नहीं पड़ा हुआ, बल्कि रिसीट पेमेंट अकाउंट सवाल में दिया हुआ है. और आप देखें रिसीट पेमेंट में ओपनिंग कुछ भी नहीं आ रहा, पहली एंट्री ही क्या हो रही है, 50,000 से ये रिसीट पेमेंट डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले इसी एंट्री को कर आते हैं. चलो एंट्रीज एक ही बार कर लेते हैं, पहले इस सवाल को गो थ्रू कर लें जरा. अच्छा जी, उसके बाद ज्वाइनिंग फीस है, मैंने इसके साथ ना पॉइंट्स लिख दिए. ज्वाइनिंग फीस के साथ पॉइंट 1 रिलेट कर रहा है, सब्सक्रिप्शन के साथ भी पॉइंट 1 कर रहा है, सेल ऑफ बेवरेजेस के साथ पॉइंट 2 है. फिर पेमेंट साइड के ऊपर फर्नीचर एंड फिक्सचर आ रहा है, वैन आ रही है, ये 2 फिक्स एसेट्स हमने खरीदे जब काम स्टार्ट किया. तो फिर सैलरीज हैं, रेंट है, यूटिलिटीज है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, पेमेंट ऑफ बेवरेजेस, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बेवरेजेस है. इनको क्या कहेंगे हम, इनको क्या कहेंगे हम, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही कहेंगे जी हम, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स. ठीक है जी. उसके बाद एडवांस फॉर प्लॉट है और क्लोजिंग बैलेंस है. तो कोई इतनी अनहोनी चीज नहीं है रिसीट पेमेंट के अंदर, बस मसला सिर्फ यही था ओपनिंग क्लोजिंग रेडीली अवेलेबल नहीं थे. ठीक है जी. तो ये मैंने एडजस्टमेंट्स के नंबर रेफर कर दिए हैं, कोई लिखना चाहे तो इसको लिख लें. उसके बाद हम तरतीब बना लेते हैं. दोनों तरह से चला जा सकता है इस सवाल के अंदर. आप चाहें तो रिसीट पेमेंट की तरतीब से चलें, और जो रिसीट पेमेंट में फिगर आए, जैसे ज्वाइनिंग फी है, सब्सक्रिप्शन है, जब वो फिगर आए आप उसकी एडजस्टमेंट रिलेटेड पढ़ के उसके लेजर को बना लें. ये अप्रोच भी हो सकती है. दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप एडजस्टमेंट्स को पढ़ते जाएं. एडजस्टमेंट में जैसे सबसे पहले एडजस्टमेंट में ज्वाइनिंग फी आ गई तो आपने पॉइंट 1 पढ़ लिया, दूसरी में सेल ऑफ बेवरेज की बात आ गई तो आपने पॉइंट 2 जब पढ़ा तो वहां से सेल ऑफ बेवरेज उठा लिया. तो जो एडजस्टमेंट पढ़ के रिसीट पेमेंट की तरफ आ जाए या रिसीट पेमेंट से एडजस्टमेंट चला जाए, एक ही बात है. मैंने वैसे एडजस्टमेंट पढ़ के रेलेवेंट फिगर रिसीट पेमेंट की उठाता गया था मैं सवाल के अंदर, और उसको टिक करता गया था पिछली क्लास में. तो ऐसे ही कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000. अब ये क्या मुसीबत होती है ज्वाइनिंग फी जी? सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, सब्सक्रिप्शन तो अलग है जी. एंट्रेंस फी, ज्वाइनिंग फी, मेंबरशिप फी, जब भी कोई मेंबर इनके पास आता है मेंबरशिप लेने, सी व्यू क्लब के पास, सी व्यू क्लब है ना, सी व्यू क्लब के पास, तो वो कहते हैं पहले तो आप जरा अपनी मेंबरशिप लें हमसे 50,000 रुपए में. तो 50,000 रुपए एक सोर्स ऑफ इनकम है. मैंने आपको बताया था 3-4 सोर्सेज तो बता भी दिए थे. ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, ये ज्वाइनिंग फी है, ये सब्सक्रिप्शन है, डोनेशंस हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर लेते हैं, कोई इवेंट्स करवा लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं. ठीक है, अच्छा, तो 50,000 मेंबरशिप फी लेते हैं, ज्वाइनिंग फी. ठीक है, और फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24,000. यानी कि एक बार जिंदगी में मेंबर 50,000 देकर मेंबर बन जाएगा और फिर सालाना 24,000 रुपए देगा. ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस. अब हर आने वाला मेंबर एक तो 50,000 रुपया देता है और दूसरा हमसे कहते हैं भाई अब आ गए हो ना, अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन आज ही जमा करवाओ एडवांस में. हम काम शुरू कर रहे हैं, पैसों की जरूरत है, आज ये पैसे दे दो, अगले 3 साल सर्विसेज लोगे, कोई 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे हम. ठीक है ना, तो अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दो. ठीक हो गया जी, ये बात समझ आई. तो 2 चीजें हैं, एक 50,000 मेंबरशिप फी, ये एक मेंबर से 50,000 लेंगे, हर मेंबर से 50,000 लेंगे मेंबरशिप का, और हर मेंबर से 24,000 इंटू 3 कितना बनता है, हर मेंबर से 72,000 लेंगे सब्सक्रिप्शन की मद में अगले 3 साल का एडवांस. ठीक है, आगे वो कहता है द मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड एज फॉलोज. मार्च के महीने में हमारे 112 मेंबर्स आए बने, जून में 98, सितंबर में 101, दिसंबर में 105. तो इस पूरे साल में हमने टोटल कितनी मेंबरशिप्स अवॉर्ड कर दी, 416. इसका मतलब ये हुआ कि हमने 416 मेंबर्स से 50,000 इस साल रिसीव किया. ये तो सारा इनकम में चला गया, और इन 416 मेंबर्स से हर एक से 72,000 अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन भी रिसीव कर ली है. अब वो जाहिर सी बात है सारी की सारी इनकम नहीं बन सकती, वो जितनी सर्विसेज दे लेंगे उतनी इनकम बनाएंगे, बाकी सारी की सारी कहां चली जाएगी, एडवांस में, लायबिलिटी में. थोड़ी देर में आपके सवाल का जवाब देता हूं. चेक करते हैं जी, 416 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर ने अगर 1000 में सवाल कर रहे हैं, हर एक मेंबर ने अगर 50 रुपए दिए तो 416 इंटू 50 कितना बनता है,
ये 20800 की फिगर रिसीट पेमेंट में अगर जाकर देखो तो आपको नजर भी आ रही है, यानी कि ये पैसे रिसीव किए हैं हमने, कंफर्म भी हो गया। इसकी एंट्री हम थोड़ी देर में करेंगे, रिसीट पेमेंट डेबिट, ज्वाइनिंग फी इनकम्स के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हर एक मेंबर से हमने 24 लिया, नहीं 24 इंटू 3, ये 72 लिया, ठीक है। तो टोटल कितना 29952। सब्सक्रिप्शन की मद में भी हमने इसी साल पहले ही दिन आते ही उनसे 3 महीने की, तो इस साल के अंदर ये 416 आ गए ना, तो हर एक से 50 भी लिया और हर एक से इवन जो दिसंबर में भी आया उसको भी कहा अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन निकालो, ठीक है ना। तो टोटल 29,952 हमने सब्सक्रिप्शन की मद में भी रिसीव कर लिया है। रिसीट पेमेंट में जाकर देखो आपको ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। चलो, तो एडजस्टमेंट 1 हिट कर रही है ऊपर 2 फिगर्स को, ठीक है, बल्कि तीनों को ही अब देख लेते हैं। पहले ये सबसे ऊपर टॉप पे ये जो स्पॉन्सर ने कंट्रीब्यूशन किया 50 ये आ रहा है, तो ये भी जरा कर लेना ताकि डेबिट में ये मिस ना हो। तो सबसे पहले 50 की एंट्री बता दो, 50,000 की एंट्री बताओ। 50,000 लेना है, 50 नहीं, ये थाउजेंड में, ऊपर वो मिलियन लिखा हुआ था, ठीक है ना, हम सवाल थाउजेंड्स में कर रहे हैं, ओके। तो 50,000 से एंट्री रिसीट पेमेंट डेबिट जनरल फंड क्रेडिट। अच्छा, मैंने ना यहां पर आके इसको ओपनिंग जनरल फंड के सामने लिख दिया। अब कुछ बच्चों को होगी इस पे तकलीफ, तो जिनको तकलीफ हो, ठीक है, वो ओपनिंग जनरल फंड के आगे लिखें 0, आगे एक और लाइन ऐड करें जिसपे प्लस करके लिखें फ्रेश कंट्रीब्यूशन, वहां लिखें 50, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऑप्शन है, ज्यादा अच्छा वही है जो मैंने बोला वैसे, लेकिन चूंकि फॉर्मल बना हुआ तो मैंने यहां ओपनिंग में लिख दिया, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिनको तकलीफ हो वो ओपनिंग में 0 लिखें, प्लस फ्रेश कंट्रीब्यूशन के आगे 50,000 लिखें, तो एंट्री बन गई रिसीट पेमेंट डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, ठीक हो गया। और जिनको तकलीफ नहीं है वो ओपनिंग के सामने भी लिख सकते हैं, ओके, डन। 50,000 की एंट्री हो गई, बोलो रिसीट पेमेंट डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग फीस, ये आपको बताया, ये भी सारी की सारी इनकम है, ये तो बस अब ये जो मेंबरशिप दे दी बस 50,000 ले लिया हर एक से, ठीक है। ये 20,800 की एंट्री बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट ज्वाइनिंग फीस 20,800, डन। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, रिसीट साइड पे आ रहा है, मतलब ये कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, मामला गड़बड़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना आप जो है वो इनकम में डालेंगे और कितना लायबिलिटी बनाएंगे, ठीक है, सही है ना। अच्छा, ओपनिंग बता दो पहले मुझे, ओपनिंग में कितना रिसीवेबल है। ओपनिंग कुछ भी नहीं हो सकता जी, ओपनिंग कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमने ऑपरेशन ही इस साल में स्टार्ट किए 1 फरवरी पे। हाँ, अब ये रिसीट जो हुई है सब्सक्रिप्शन की, इसकी एंट्री करवा दो मुझे, रिसीट पेमेंट डेबिट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, कितने से जी 29952, ठीक है जी। अब ये तो कैश आ गया ना, कैश होता है ना ये कैश, बोलो। अच्छा, ये कैश आ गया। अब एक चीज हमें चाहिए, इनकम की फिगर, दूसरी एडवांस में रिसीवेबल भी हो सकता है, हो ही नहीं सकता, रिसीवेबल हो नहीं सकता, मैंने इसलिए 0 लिख दिया। क्यों, अगले हर एक से तो अगले 3 साल के एडवांस में पैसे पकड़े हुए हैं हम, हर एक से तो अगले 3 साल, तो रिसीवेबल बातें ना करें। रिसीवेबल सवाल किया था ये आपने बेटा, आपने जो भी बातें कर रहे थे सवाल किया था आपने, हो गया था घर पे, इसीलिए बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, सुने, तो क्लोजिंग में रिसीवेबल हो सकता है ना बेटा, हो सकता है ना। अब आपने सारे हिलाया क्योंकि आप बात कर रहे थे, नहीं हो सकता मैं ये कह रहा था। क्यों, क्योंकि किसी मेंबर से हमने किसी को छोड़ा ही नहीं, हमने हर एक से तो अगले 3 साल के पैसे आज ले लिए हैं, तो सर्विस बाद में देनी है, पैसे एडवांस में ले लिए हैं, तो रिसीवेबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो रिसीवेबल तो 0 लिख लो। अच्छा, अब दो है क्वेश्चन मार्क्स, इनकम की फिगर भी मिसिंग है और क्लोजिंग एडवांस भी मिसिंग है, ठीक है। तो एक्रूवल प्री पेमेंट्स का टॉपिक याद तो होगा, उसमें मैंने इंटरेस्ट की प्रैक्टिस जब करवाई थी ना, तो एक लाइन मैंने लिखवाई थी, आप वो टॉपिक ओपन करेंगे ना, वो लाइन लिखी पड़ी होगी आपके पास। मैंने आपको कहा था, वैसे तो हमारी तरतीब क्या थी, हम कहते थे ओपनिंग लिखें, फिर कैश लिखें, फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करें और बैलेंसिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल आएगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको वहां एक लाइन लिखवाई थी कि अगर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट गिवन हो तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। आपको नहीं याद, मुझे याद है, मैंने ये लिखवाई थी, आप ओपन करेंगे जाके अपने रजिस्टर को, वहां लिखा हुआ होगा। फिर मैंने एक और एग्जांपल भी दी थी कि ऐसे ही रेंट है, तरतीब तो हमने 4 स्टेप्स में एक्रूवल के सवाल के लिए बनाई थी ना, ओपनिंग लिखेंगे, फिर कैश लिखेंगे, क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे और बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंस निकालेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने रेंट के लिए आपको कहा था कि अगर रेंटल की अमाउंट दे दे और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेंटल दे दे तो हम एक्सपेंस की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं,
ठीक है, ऐसे ही आज सब्सक्रिप्शन के बारे में एक बात बोल रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बता दे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दे और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बता दे तो हम इनकम की फिगर पहले भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या करते आए, अभी तक जितने सवाल किए हम ओपनिंग क्लोजिंग लिखते थे, कैश की फिगर दी होती थी और इनकम की फिगर यहां इस लेजर में से बैलेंसिंग निकला करती थी। लेकिन आज मेरे अजीजों दोस्तों और बुजुर्गों, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी मिसिंग है और इनकम की फिगर भी मिसिंग है। तो फिर क्या क्या गिवन है सवाल में, देखो नंबर ऑफ मेंबर्स भी बता रहा है वो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बता रहा है वो, तो भाई फिर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बता रहा है तो इनकम की फिगर पहले निकाल लो। जैसे जैसे जो लोग मार्च में आए, ठीक है, जनवरी फरवरी में तो थे नहीं, जो लोग मार्च में आए उनको हमने इस साल में कितने महीने की सर्विस दे ली, अब 24,000 है पूरे साल की सर्विस के अगेंस्ट। हमने उस 24,000 में से उनको कितने महीने सर्विस दे ली, 24,000 12 महीने की सर्विस की इनकम थी ना, हमने 10 महीने सर्विस दे दी उनको, तो हम 24,000 को 10/12 करके इनकम में डाल देंगे। जो लोग जून में आए उनसे भी 24,000 इसमें इस साल का लिया, लेकिन उनको इस साल में कितनी सर्विस दी, 7 महीने, तो 24,000 को 7/12 करके हम अपनी इनकम में डाल सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स भी हमारे पास है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी हमारे पास है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हमारे पास है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शायद निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, इनकम की फिगर पहले निकल सकती है, ये निकल आई तो फिर बैलेंसिंग जो है वो क्लोजिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 2.1 में हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल रहे हैं आज, सब्सक्रिप्शन इनकम। चलो जरा निकालो मत, 30 सेकंड के लिए दिमाग में सिर्फ सोच लो कि क्या फिगर्स क्या लिखनी है हमने। ठीक है, निकालो बेशक मत, 30 सेकंड से दिमाग में सोच तो लो। सवाल आपके सामने है, सवाल को देखो, सवाल की धार को देखो, सॉरी जी, 112 मेंबर्स के 24,000 सारे को इनकम में डाल देंगे, नहीं 112 मेंबर्स के 24,000 में से 10/12 इनकम में, 98 मेंबर्स के 24,000 में से 7/12, 101 मेंबर्स के 24,000 में से 4/सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 105 मेंबर्स के 24,000 में से 1/12 इनकम में डाल देंगे। ठीक है, ये कहानी थी असल में ना, ये देखें। ठीक है ना, तो जो यकम मार्च को आए हैं इनको इस साल में 10 महीने सर्विस हमने दे ली, तो इनकी 10 महीने 24,000 में 10 महीने को हम इनकम बना सकते हैं। जो यकम जुलाई अज्यूम कर लिया, जुलाई में आ रहे हैं, यकम जुलाई को, जुलाई आ गया ना बीच में। ठीक है, जुलाई वालों के 7 महीने इनकम में, सितंबर वालों के 4 महीने, दिसंबर वालों का 1 महीना, तो ये इनकम में डाल लेते हैं। जी, कितने आए मार्च में, 112, इनका 24,000 मल्टीप्लाई करते पूरा इनकम में लेते अगर पूरे 12 महीने साल में सर्विस इनको दे ली होती, लेकिन हमने इनको सिर्फ 10 महीने इनकम में डाल दे। चले एंड पे कर लेते हैं। उसके बाद 98 मेंबर्स आए, 24,000 इनका 7/12 इनकम में जाएगा, फिर 101 आए, इनके 24,000 का 4/12, और फिर 105 आए, इनके 24,000 का सिर्फ 1/12। जी अब बोले, 2240 137 2808 और 210, टोटल 630। तो आज पहला सवाल हमने ऐसा किया कि हमने इनकम की फिगर पहले निकाली। क्यों? दोनों ही क्लोजिंग भी मिसिंग था, बैलेंसिंग निकल नहीं सकता था, और सवाल के अंदर उसने नंबर ऑफ मेंबर्स भी बता दिए थे, मेंबरशिप अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी बता दी थी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बता दी थी, तो हमने पहले इनकम निकाल ली। ठीक है, तो आज इनकम एक्सपेंडिचर वर्किंग 2.1 में हमने कैलकुलेट किया इनकम एक्सपेंडिचर वाली फिगर 4630। ठीक है जी, ले जी, लेजर तो फिर कंप्लीट हो गया, लेकिन आज ऐसा ऊट पटांग से लेजर बन रहे हैं। आगे तो क्लोजिंग सारे गिवन होते थे, आज क्लोजिंग देखो बैलेंसिंग निकला है। क्लोजिंग बैलेंसिंग कितना, 25322। चलो लो जी बच्चों, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली फिगर एक्सपेंस में चली जाएगी, इनकम में चली जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और ये 25,322 लायाबिलिटीज में चला जाएगा। ठीक है, तो 4630 वर्किंग नंबर 2.1 का रेफरेंस दो आज, 4630। ठीक हो गया जी। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट की और ये आ गया 25,322। सही है ना? क्या सही नहीं है? क्या हुआ?
सर वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे ना वो बना हुआ था, हमने वो देखा था पिछली क्लास में, वो हमें ध्यान में आ रहा है। ऐसा ही है, वैसे सोच के बता रहे हो बात। ये अगले 3 साल के पैसे लिए हुए थे, उनमें से लायबिलिटी है। ये सारी की सारी लायबिलिटी अगले 1 साल में इनकम नहीं बन जानी। ये सारे के सारे पैसे अगले 1 साल इसके अगेंस्ट सर्विस नहीं दे लेनी कि सारे को आप करंट में डाल दें। इसमें से कुछ हिस्सा करंट है और कुछ नॉन करंट है, तो ये सारे का सारा करंट में डाल देना गलती होगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे लोन करंट नॉन करंट पोर्शन अलग अलग करते थे, वैसे ही ये लायबिलिटी है, इसके भी करंट नॉन करंट को अलग अलग करना पड़ेगा। यानी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारी नॉन करंट में भी नजर आएगी और करंट में भी नजर आएगी। ठीक है, तो 30 सेकंड फिर दिए जाते हैं आपको, कम से कम सोच तो लें करंट कैसे निकलेगा नॉन करंट। वैसे एक बात आपको मैंने बताई हुई है, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है या एसेट भी हो, उसको करंट नॉन करंट में तोड़ना हो तो ज्यादा बेहतर और आसानी किस चीज में होती है कि पहले नॉन करंट को देख लें। करंट 2 साल 4 साल 50 साल 500 साल भी हो सकते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। सबसे आसान क्या है, नॉन करंट को छोड़ो, करंट को देखो, वो अगले 12 महीने हैं, उसको देख लो और टोटल में से उस करंट को माइनस करो, बाकी नॉन। ऐसे ही मैंने कहा जरा बात कर लो। 30 सेकंड है भाई, बोले मत जवाब न दे, 30 सेकंड है आपके पास। इधर देखें, किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो इधर देखें। क्या है लायबिलिटी, 25,000। ये देखें 31 दिसंबर 2015 पर 25,322 लायबिलिटी है। लेकिन इधर देखो ना, ये जो यकम मार्च को जिन्होंने पैसे दिए, मार्च में जिन्होंने पैसे दिए, इन्होंने पैसे दिए हैं 15, 16, 17 और 18 के भी कुछ महीनों के। जून वालों ने 15, 16, 17 और 18 के भी कुछ महीनों के। सितंबर वालों ने 15, 16, 17, 18 के भी कुछ महीनों के। दिसंबर वालों ने 15, 16, 17, 18। बात समझ नहीं, 19 के नहीं, वो भी 18 तक ही। अब मामला ये है, इधर देखो, मामला ये है कि 25,322 इनसे एडवांस अभी भी हमने, बाकी तो इनकम बना लिया ना, 25,322 अभी भी हम पे क्या है, लायबिलिटी है, जिसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज अभी प्रोवाइड करनी है। क्या वो 25,322 के अगेंस्ट सारी सर्विसेज 16 में प्रोवाइड हो जानी है? तो अगर 16 में हो जाती तो फिर तो करंट लिखना सही था। अब इस 25,322 में से कुछ सर्विसेज हमने 16 में प्रोवाइड करनी है और कुछ उसके भी बाद। तो जितनी सर्विसेज 16 में प्रोवाइड करनी है, उतनी अमाउंट की इनकम बननी है 16 में, उसको करंट में लिख लो, बाकी क्या है, नॉन करंट। तो अगेन मुश्किल चीज है नॉन करंट निकालना, करंट आसान था। कैसे? कितने मेंबर्स आए थे मार्च में? 112 बेटा, मार्च में 112 आए थे, फिर 98 आए, फिर 101, फिर 105। ये सारे टोटल 416 थे। ये 31 दिसंबर 15 की शाम तक सारे के सारे मेंबर बन चुके थे। यानी यकम जनवरी 16 की सुबह ये सारे ही मेंबर्स थे। ऐसे ही है ना? यानी अगले साल में हमने इनमें से किसी को कुछ कम महीनों की सर्विस नहीं देनी है, बल्कि 416 के 416 मेंबर्स इस दिन से इस दिन तक सर्विसेज लेंगे। यानी 416 के 416 मेंबर्स का 24,000 पूरे का पूरा इनकम में अगले साल जाना है। इसका मतलब करंट पोर्शन इसमें से निकालना निहायत आसान था। करंट पोर्शन कैसे निकलना था? इधर देखो, 416 इंटू 24,000 जी 9984, ये करंट पोर्शन बनता है। इतनी अगले 1 साल में इनकम बनेगी। समझ आ रही है सबको? और दोनों समझ आ रही मुंडिया है? आपको समझ आ रही है इसकी? अभी किस चीज की समझ नहीं आई? शक्ल देख के पता लग गया था मुझे। 416 मेंबर्स हमारे टोटल हैं। शक्ल 416 मेंबर्स हमारे टोटल बन गए थे 15 के साल में। ये सारे के सारे मेंबर 16 के पहले दिन भी मेंबर हैं और 16 के आखिरी दिन भी मेंबर हैं। यानी इन 416 के 416 मेंबर्स को अगला पूरा साल सर्विसेज देंगे और पूरे साल सर्विस देने के एवज 24,000 को इनकम बना सकते हैं। यानी सारे 416 मेंबर्स का 24,000 हम इनकम में डाल देंगे अगले साल। इस साल नहीं, अगले साल। इसलिए मैंने कहा इस लायबिलिटी में से, इस एडवांस में से इतनी अमाउंट अगले साल इनकम में चली जाएगी। इस साल तो नहीं गई, अगले साल जाएगी। लेकिन इसको क्या कह दिया हमने? ये करंट लायबिलिटी है। ये क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो बाकी फिर बैलेंसिंग नॉन करंट में फेंक दो। नॉन करंट में फिर क्या फेंकोगे जी? बैलेंसिंग फिगर। वो कितना बनता है जी? 15 अब आप कहोगे सर अगले साल कुछ और मेंबर आ गए तो, और भाई अगले साल जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी ना। फिलहाल तो हम पे ये लायबिलिटी है, ठीक है? अगले साल फिर कैश बढ़ जाएगा, फिर होता रहेगा। तुम यहां फंसे हुए थे। अगले साल जब अगले मेंबर्स आएंगे, उनका कैश जब आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल ये लायबिलिटी, ठीक है? क्लियर है जी? अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं आपने शाख बना के उल्लू बिठा के यहाँ पे, ये पर्चे में इतना टाइम थोड़ा होता है, ऐसे करते रहे आप, ठीक है? आप तो यहाँ पे ऐसे आकर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। करंट के अंदर आप लिखोगे 416 इंटू 24, कितना?
ये 9984 आपका करंट लायबिलिटीज में नजर आया। उसके बाद आपने यहां पर जाकर यूं लिख देना कि जी टोटल है 25,322। इसके आगे आप लिख सकते हो ये वर्किंग नंबर 2 में आपने खुद निकाला था, बैलेंसिंग ऐसे ही है ना। और इसमें से माइनस कर दो 9984 को और 15,338 नॉन करंट में आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट यही थी। बाकी तो एक एडजस्टमेंट अभी इसके बाद आपको दो, एक तो खैर सेल वाली है ना, सेल परचेज की करके आगे जब जाएंगे ना तो एक्सपेंसेस वाली जो एक एडजस्टमेंट आपको कराऊंगा सारी नेचर वैसी ही है, तो फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ये सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट थी। सब्सक्रिप्शन पहली बार गुस्से में नजर आई और अगले हर सवाल में गुस्से में नजर आएगी अब जी। आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्रिप्शन का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा, कोई बात नहीं जी। FAR1 का है भाई, क्या 5 पहले होता था ना FAR1। FAR2 क्या 7 होता था आई थिंक, भूल जाता। कैफ 1 वो इंटर होता था जो आपने नहीं पढ़ा। आप तो पढ़ ही लेना था। शुक्र करते हो अल्लाह का, शुक्र किया करो क्या आज तकरीबन कोई 90 कितने लेक्चर हो गए आज, 90 से ऊपर लेक्चर हुए हैं और अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें कुछ ना कुछ अकाउंटिंग अब आ गई है थोड़ी बहुत। शुक्र करने से अल्लाह नेमत बढ़ाते हैं जी। प्लीज देखें ये तीनों फिगर्स और ये 0.1 मेरी तरफ से ओवर है, कोई मसला है तो बता दें। चलें आगे जी बेटा जी। तो क्लोजिंग तो है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात जरूरत पड़ने पे लेजर बना लो, वो तो मैंने वैसे बताया था पहले दिन। बाकी आपस की बात है, मैंने ये भी कहा था कि मैं ये बात मैंने इस तरह से बोली थी कि जिनके ओपनिंग या क्लोजिंग हो। आप पूरी बात सुनो तो वो ये है, किसी का ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, किसी का क्लोजिंग है और ओपनिंग नहीं है, किसी का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, तीनों सूत्रों में लेजर बना लेना। ठीक है, तो निकाल लिया ना क्लोजिंग, किसने कहा क्लोजिंग नहीं है? अगर आप अगले 3 जी तो फिर लेजर बना लो, डायरेक्ट निकालोगे। क्लोजिंग कैसे नहीं है? क्लोजिंग है, यही तो कह रहा हूं कि उसने दिया नहीं हुआ था, रेडीली अवेलेबल नहीं था, पर एडजस्टमेंट में निकाल लिया आपने। अगले 3 साल की सब्सक्रिप्शन आप किसी से ले लें एडवांस में, तो क्लोजिंग में आपकी लायबिलिटी नहीं है, तो क्लोजिंग बन गया ना। बना लो लेजर, आसानी रहेगी। नहीं बनाना तो ना बनाओ, आपकी मर्जी है। लेजर तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्या लेजर बनाए बगैर ये कर लेना था सब आपने? कर लेना तो करें। ब्रैकेट में आईकेप तो अपने सोल्यूशन में लिखते ही ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में प्लस माइनस करके सोल्यूशन दिया होता है, फिर कर लो आप भी ऐसे। हाँ तो बस जिसकी आती है वो कर लो ना फिर जी। पॉइंट नंबर 2, all sales of beverages are billed in the first week of next month। वो कहते हैं ये नहीं करते कि मेंबर्स, प्रेस्टिजियस मेंबर्स को जब भी बोतल जाए साथ ही जो है वो लड़का कहे कटो पैसे भी कटो, ऐसे नहीं होता। बल्कि खाते बने हुए हैं सब मेंबर्स के, और सारा महीना वो जो बेवरेजेस यूज करते रहते हैं, मेहमान आए बोतल पिला दी, जूस पिला दिया, वो खाते के अंदर लिखा जाता रहता है। और जब महीना खत्म होता है तो उस महीने खत्म होने के अगले महीने में पहले वीक के अंदर बिल जनरेट किया जाता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। आप लोगों के साथ कैंटीन में ऐसा मामला नहीं होगा, हमारे साथ तो होगा कैंटीन में। ठीक है, कि सारा महीना खाते रहे और महीने बाद फिर अच्छा जी। तो सुन ले, वो कह रहा है ऑल सेल्स ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या हुआ? जनवरी की सेल्स का बिल कब जनरेट होगा? शर्म करो, जनवरी में सेल्स होंगी? जनवरी में सेल्स होंगी भाई, ये शुरू। चलो बस ये याद कराना था। सुन लो ना बेटा, बस कर दो, खामोश रहे प्लीज। जनवरी में तो सेल ही नहीं है। अब बात करते हैं फरवरी की, जहां से ऑपरेशन स्टार्ट हुए। तो फरवरी की सेल ऑफ बेवरेजेस का बिल कब जनरेट होगा? मार्च का, अप्रैल का, जुलाई का, नवंबर का और दिसंबर का जनवरी में। ठीक हो गया। चलो, तो बिल तो जनरेट होता है, हर महीने का बिल जो होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में जनरेट होता है। ठीक है जी, बिल जो होता है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में जनरेट होता है। एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। हाँ, ये इसका जुमले का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि फरवरी की सेल का बिल तो जाएगा मार्च में, लेकिन पैसे फरवरी में ही आएंगे, ये लिखा हुआ है।
ये बेतुकी बात है अगर आप ऐसे सोचो तो कि जी बिल तो जाएगा मार्च में लेकिन वो फरवरी में पहले पैसे आ जाएंगे, बिल जाएगा तो पैसे आएंगे ना। तो वो अंग्रेजी का जुमला यूं लिखा हुआ था कि फरवरी का बिल जाएगा मार्च में और पैसे मार्च में ही आ जाएंगे। असल में वो ये कहना चाह रहा था इस अंग्रेजी के जुमले में कि फरवरी का बिल जाएगा मार्च में और पैसे मार्च में ही आ जाएंगे। सेम मंथ का मतलब वो बिल वाले मंथ के अंदर। मार्च का बिल अप्रैल में जाएगा तो पैसे अप्रैल में ही आ जाएंगे। नवंबर का बिल दिसंबर में जाएगा तो दिसंबर के महीने में ही पैसे आ जाएंगे। और दिसंबर का बिल जाएगा जनवरी में तो उसके पैसे फिर हमारे साल में रिसीव नहीं हुए होंगे, तो क्लोजिंग डेट पर रिसीवेबल। तो आज पहली बार डेटर्स आ गए। ठीक है, चलें। अच्छा, और अब उसने बता भी दिया कि सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटेड टू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर अमाउंटेड टू 150। लें जी, यानी कि ये जो ऊपर सेल्स गिवन कैश, ये आज सेल्स नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना 1500, ये 1500 पिछले 2-3 सवालों के अंदर ये सेल्स की फिगर होती थी, क्योंकि कोई डाटा होता नहीं था। हम कहते थे यही कैश, यही टोटल सेल्स है, हम एंट्री करते थे रिसीट, पेमेंट, डेबिट, सेल, क्रेडिट। लेकिन आज ये सेल्स नहीं है, आज ये टोटल सेल्स नहीं है। आज ये कितने महीनों के पैसे हैं? 11 के। कैसे बेटा? एक महीना तो जनवरी का है ही नहीं और दिसंबर के रिसीव हुए नहीं, तो यहां पे सारी रिसीट्स और पेमेंट्स 10-10 महीनों की होनी है। देख लेना अभी, ठीक है। एनीवेज जो मंथली होंगी। अच्छा सुनो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है। अच्छा, दोनों तरीके हो सकते थे, आप पुरानी तरतीब से चलें तो आप ये करें रिसीट, पेमेंट, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। अभी नोट नहीं करना, कितना? 1500। ये बल्कि यहां लिखें, ये रिसीट, पेमेंट, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट 1500, और फिर आखिरी लाइन में उसने लिखा हुआ 150 की सेल दिसंबर की है। तो इसका मतलब ये कैश में तो शामिल नहीं है, यानी 1500 वाले रिसीट पेमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन सेल तो है। हम तो एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं, तो फिर इस 1500 की 150 की एंट्री करेंगे डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट, तो ये 1650 इधर सेल आ जाएगी और ये 150 डेटर्स में नजर आएगा। एक मिनट, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो डेटर का लेजर बना लो, चाहो तो ऐसे कर लो। इसमें क्या किया हमने ये कैश वाली सेल रिकॉर्ड की कि जो कैश आ गया है, तो हमने क्या एंट्री की? रिसीट, पेमेंट, डेबिट, सेल, क्रेडिट, डन। उसके बाद 150 की सेल कह रहे हैं जी, उसका कैश नहीं आया, तो सेल तो हो गई ना दिसंबर की, तो उसकी एंट्री है डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। ये जो करना चाहे शॉर्टकट ये वो कर लें, लेकिन मैं तो आपको डेटर का लेजर बनाकर सिखाऊंगा, ठीक है जी। ओपनिंग डेटर्स मुझे बता दो बस जल्दी से, पहले ओपनिंग कोई नहीं, ठीक है। रिसीट पेमेंट में 1500 रिसीव हुआ है, इसकी एंट्री करो रिसीट, पेमेंट, डेबिट, डेटर्स, क्रेडिट, ठीक है जी, डन। उसके बाद आखिरी लाइन में क्या कहता है? सेल्स ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटेड टू 150, और वो क्या कह रहा है? सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। मतलब जो दिसंबर की सेल 150 की हुई है, इसका बिल कब जाएगा? अगले साल जनवरी में। तो पैसे भी कब आएंगे? अगले साल जनवरी में। तो फिर 31 दिसंबर 15 पर ये 150 वाले पैसे आना बाकी हैं। ये क्लोजिंग डेट पे क्या है? रिसीवेबल हैं, तो क्लोजिंग डेटर्स आ गए 150 के। हमने लेजर बनाया, क्लोजिंग निकाला, मजबूरी है, उसने एडजस्टमेंट दी हुई थी, ठीक है। अब 1, 2, 3 नॉर्मल चीजें आ गई। चौथी नॉर्मल चीज ब्लू फॉर बैलेंसिंग जी 1650। अब ये लेजर बना के भी हम उसी नतीजे पे पहुंचे जो मैंने डायरेक्ट करवा रहा था। क्या ये 1650 की क्या है? सेल्स। ये चली जाएगी आपकी, ये 1650 ही बनाया था ना हमने, लेकिन लेजर से बना लो, ठीक है जी। 1650 सेल्स में चला जाएगा और ये 150 डेटर्स करंट एसेट के अंदर नजर आएंगे। तो डायरेक्ट भी यही काम हो रहा था, लेकिन डायरेक्ट में कुछ बनी। वैसे मैंने डायरेक्ट करवाया नहीं था, सिर्फ एक ऑप्शन दिया था कि जो करना चाहे वो कर ले। हम तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम वर्किंग 3 का रेफरेंस देंगे और यहां पर लिखेंगे 1650, ठीक है जी। और ये क्लोजिंग डेटर्स यहां पर आके हम लिखेंगे डेटर्स बेवरेजेस 1। ये सवाल में गिवन था, करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है जी। आप साथ हो जाएं, फिर ना निकलना शुरू कर देना फिर। ये डेटर्स हैं, डेटर का लेजर समझ आता है। इसमें सेल है, सेल कहां चली गई? ट्रेडिंग एक्टिविटी में। ये क्लोजिंग डेटर्स हैं, ये कहां चले गए? करंट एसेट्स में। इसमें क्या चीज समझ नहीं आ रही? हाँ, जो डायरेक्ट था वो है ही नहीं, देखो 150 की एंट्री है ही नहीं, क्लोजिंग डेटर है बस, ठीक है, चला गया। बेटा प्लीज आप लोग किस लिए, एक्सक्यूज मी मेरे दोस्तों, क्या मसला है इधर, क्या प्रॉब्लम है? खामोशी से बैठे प्लीज। जी बेटा बोले। हाँ, ये 150 रुपए की सेल दिसंबर की है,
उसने पहले क्या कहा, हर महीने की सेल अगले महीने के अंदर बिल होती है और पैसे आते हैं। मतलब दिसंबर की सेल इस महीने में बिल नहीं हुई, वो अगले साल के पहले महीने में बिल होगी और उसी साल में अगले साल के पहले महीने में उसके पैसे आएंगे। तो ये 150 हमारे साल में फिर रिसीव तो नहीं ना हुआ, ये क्लोजिंग में क्या है, रिसीवेबल, तो इसलिए मैंने इसको क्लोजिंग रिसीवेबल बनाया। ठीक है, इसकी पहले एंट्री कर दी थी, वो आपको परेशान कर दी थी, मैं डेटा में ले आया दोबारा। चलें आगे, नेक्स्ट पढ़ें इसको, 30 सेकंड आपको दिए। अच्छा, हो ये भी डायरेक्ट सकता है, लेकिन अब मैं नहीं रिस्क ले रहा डायरेक्ट का, ठीक है ना। लेजर बनाएंगे, परचेजेस हो रही है तो इन्वेंट्री का लेजर बना लो। अच्छा, अगली बात, परचेजेस की फिगर आज उसने दे दी हमें, पहले निकाला करते थे, आज उसने दे दी। क्या कह रहा है, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेजेस अमाउंटेड टू 1760, 25% ऑफ द टोटल परचेजेस, यानी 1760 का 25% क्या है, रिमेन अनसोल्ड, यानी ये क्लोजिंग में स्टॉक। तो 1760 परचेजेस भी उसने बता दी और 1760 का 25% क्लोजिंग स्टॉक उसने भी हमें, ये भी हमें बता दिया। ठीक हो गया, डन। अच्छा, अगली बात, परचेजेस तो 1760 की हुई हैं, ऊपर पेमेंट फॉर परचेजेस ऑफ बेवरेजेस में क्या लिख रहा है, 1367। इसका मतलब कुछ क्रेडिटर भी रह जाएगा। जाहिर है 1700 की चीज खरीदें, 1300 पे करें तो बाकी पेबल ही रह जाता है ना। तो इसलिए ये दोनों ही लेजर बना लेते हैं, यानी जो हमारे रूटीन वाले लेजर बनते हैं ना, वो दोनों हम बना लेते हैं। इन्वेंट्री का लेजर भी बना लेते हैं और क्रेडिटर का लेजर भी बना लेते हैं। ठीक है, सही है। चलो, तो जी, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1760। एंट्री परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट भी होती है, लेकिन हम इन्वेंट्री का लेजर बना रहे थे इसलिए हम कर देंगे। ओहो हो, पहले ओपनिंग तो बता दो मुझे। अच्छा, ओपनिंग पेबल भी बता दो, सब कुछ ही जीरो है, पहला साल जो है जी। अच्छा, परचेजेस की एंट्री 1760, इन्वेंट्री में डेबिट और क्रेडिटर में, मैंने क्रेडिटर में क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि नजर आ गया था मुझे सवाल को देखते हुए ही कि 1760 वाली चीजें अच्छा, मिसाल के तौर पे 1760 की चीजें खरीदी तो रिसीट पेमेंट में 1760 ही आ जाता, तो यार लेजर ही बनाया ना, यहां 1760 आ जाता, क्लोजिंग जीरो हो जाता, कोई मसला नहीं था, लेजर ही बनाया ना, गुनाह थोड़ी कर दिया। ठीक है, हम वो अलग बात है कि लेजर बनाने से फायदा ही होगा कि अगर जितनी परचेज किया उससे कम पेमेंट की तो क्लोजिंग में पेबल भी निकल आएगा। ठीक है, साथ ही हो। अच्छा जी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उसने हमें ये फिगर बता दी, परचेजेस की फिगर आज हमें बता दी गई, वरना ये तो ब्लू फिगर होती थी, याद है। अच्छा, अब साथ ही उसने क्या कहा, 1760 में से 25% जो है वो अनसोल्ड है, यानी वो क्लोजिंग में स्टॉक है कितना, 440। लो भाई, इतना आसान सवाल था, सिर्फ अंग्रेजी की मारे थी जी। 3 नॉर्मल चीजें हो गई, चौथी नॉर्मल चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ब्लू फॉर बैलेंसिंग, कितना जी, 1320। लो भाई, ये लेजर कंप्लीट हो गया है, इसका सब कुछ जहां पहुंचाना है पहुंचाएं। ये 1320 जाएगा, 1320, ठीक है जी। और ये 440 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, करंट एसेट्स में नजर आएगा, स्टॉक ऑफ बेवरेजेस। 400, इसको वर्किंग का रेफरेंस दे दो क्योंकि आपने वहीं पर कैलकुलेट किया, 4। अच्छा, मैं तो कहता हूं ये ऊपर वाले पॉइंट को भी साथ ही फड़का ही दो फिर। हाँ, फिर आगे सैलरीज वगैरह शुरू हो रही है, खत्म करें ना इसको। ठीक है, ये इससे रिलेटेड और क्या आ रहा है, सेल ऑफ बेवरेजेस हो गया, डेबिट सारा क्लियर हो गया। क्रेडिट साइड के ऊपर इस पॉइंट से रिलेटेड ये फिगर आ रही है 1367, इसकी एंट्री करवा दो। क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट 1367 से, तो भाई यहां से आपको क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग होता था नॉर्मली। ठीक है, हम ये इन्वेंट्री निकालते थे, फिर वहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकालते थे, कोई बात नहीं है भाई, आपको पता होना चाहिए एक लेजर में नॉर्मल 4 चीजें कौन सी आती हैं, बस वो आपको पता हो, जोन सी दे देगा दूसरी बैलेंस ही निकाल लेंगे, मसला क्या है जी। तो क्लोजिंग 393, ये लेजर भी कंप्लीट हो गया, इसमें इन्वेंट्री तो पहले उधर चला गया था। ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, करंट एसेट्स में लिख लो क्रेडिटर्स बेवरेजेस जी। वर्किंग नंबर ये आपने निकाला है, बैलेंसिंग 393 जी। एडजस्टमेंट 3 तक पढ़ लें, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। हमें भी उधर रखा करें, जरा एक दफा वो कर लिया करें एडजस्टमेंट पूरी तरह से, तो ताकि आप खप गए हैं। आपको कोई तकलीफ है होमवर्क में, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं, क्या मैं करवा नहीं रहा? अच्छा है ना, अच्छा है ना, ये जो गए और अब जो आए तो फिर कभी नहीं जाएंगे।
ठीक है, ये एक मिक्स अप्रोच चला करेगी ना अगले सालों में, कभी इस तरह की एडजस्टमेंट भी आ जाए करेगी, कभी उस तरह के सवाल भी होंगे, बल्कि सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग भी होंगे और ऐसी एडजस्टमेंट भी होंगी। तो आगे के लिए तैयारी की है यार। मसला तब होता है जब मैंने आपको होमवर्क दे दिया और फिर बस गया, वो मसला है। मसला ये नहीं है, आप थोड़ा देखो ना, अगर मैंने आपको उस तरह सवाल करवा दिया और पर्चे में थोड़ा सा हट के आ गया, तो दिमाग को काम करने की आदत होनी चाहिए। असल में दिमाग को थोड़ा सा इसको ना यूज करने की आदत होनी चाहिए आपको, वो करना चाहिए। बाकी अगले दिन समझा तो देता ही। मैंने जिस तरह सवाल करवाया पर्चे में बिल्कुल हटके उससे आ गया। अब कोई ना कोई तो इसने प्रैक्टिस की होगी ना, तो हिलजुल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं हिलजुल जो करता था वो मोर और लेस 50-60% सही हो जाती थी, तो पर्चे में भी कर लूं। वैसे ये बात बनती नहीं थी, तुमने इतराज किया, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। दिल टूट गया। दिल टूट गया। 3:30 बजे 4 घंटे कर दूं क्लास कल, दिल टूट गया। अच्छा सुने, बस नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़े। अच्छा सुने, ये एडजस्टमेंट मैंने करवानी है 4, इसके सेम, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सैलरीज इंक्लूड। अब यही वाली बात यहां पर पॉइंट 7 में होगी, जहां पे लिखा होगा यूटिलिटीज इंक्लूड। फिर यही बात पॉइंट नंबर 9 में है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड। इसलिए बड़े ध्यान से आपने इस एडजस्टमेंट को देखना है, ठीक है। अभी सैलरीज नहीं अपलोड करूंगा मैं जी। सैलरीज की एडजस्टमेंट सुन लें, बाकी अगली दोनों मैं सवाल पे पोस्ट नहीं करूंगा, यहां डिस्कस करूंगा। लेकिन क्योंकि सवाल कंप्लीट तो आप लोगों को नहीं करना है ना, तो 2 बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट यहां कर दूंगा, सवाल के ऊपर पोस्ट नहीं करूंगा। जरा ध्यान से देखिए आप सैलरीज वाली एडजस्टमेंट। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब जनवरी की सैलरी कब पे होगी? अभी भी कुछ ने कहा फरवरी में, जनवरी में कुछ होना ही नहीं है। हाँ, जनवरी तो है ही नहीं। हाँ, फरवरी की सैलरी मार्च में, मार्च की, नवंबर की और दिसंबर की हमारे साल में पे नहीं होगी, क्लोजिंग में क्या होनी है, पेएबल। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, वो कहता है सैलरीज, द अमाउंट ऑफ सैलरीज, ये बात कर रहा है इस फिगर की, 1000 रुपए की। 1000 रुपए के बारे में कह रहा है। इसमें पड़ा है एक एडवांस अमाउंटिंग टू 10 पेड टू एन एम्प्लॉई ऑन यकम दिसंबर, द एडवांस इज रीपेएबल ऑन यकम फरवरी 16। ये क्या है? देखें, एम्प्लॉई को आज आपने 10 रुपए एडवांस में दे दिए, 10 रुपए एडवांस में दे दिए, ठीक है, व्हाइट शर्ट। ये 10 रुपए जो आपने एडवांस में दिए हैं, क्या इसके अगेंस्ट उसने सर्विसेज दे ली होंगी? नॉर्मल ये होता है कि आप जब सर्विसेज रिसीव कर लेते हैं एम्प्लॉई से, तो फिर आप उसको सैलरी पे करते हैं, तो ये आपका एक्सपेंस बन गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉई आपसे आके कहता है पैसों की जरूरत है, सैलरी एडवांस में दे दो। अब ये एडवांस सैलरी जब आपने दे दी, तो उसके अगेंस्ट वो कल कला सर्विसेज देकर इसको एडजस्ट करवाए या पैसे ही वापस कर दे। दोनों सूरतों में ये आज जो आपने एडवांस दिया है, ये आज आपका एक्सपेंस नहीं बन सकता, ये आज आपका एसेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपने सप्लायर को एडवांस में पैसे दे दिए थे, गुड्स अभी नहीं आई थी, तो आपने एंट्री पास की थी एडवांस फॉर गुड्स या एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। ये एडवांस आपका एसेट था। क्या एसेट था? राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस में दे दी है, तो इसकी एंट्री होगी एडवांस टू एम्प्लॉय या स्टाफ डेबिट कैश क्रेडिट। और ये एडवांस आपका एसेट क्यों है? ये एक राइट है, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर भी हो सकता है फ्रॉम एम्प्लॉइज, या एम्प्लॉय कह दे मैं पैसे ही वापस कर दूंगा, तो राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर भी हो सकता है। अब इस एडजस्टमेंट में मसला यह है कि पूरे का पूरा 1000 जो है, अगर आपने खुदा ना खास्ता उसकी एंट्री कर दी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये 10 रुपए भी एक्सपेंस में चला जाएगा, जबकि ये 10 रुपए एक्सपेंस नहीं है। तो अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आया करेगी ना इंक्लूड वाली, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से देख लीजिए। इस 1000 के अंदर वो कह रहा है एडवांस टू स्टाफ पड़ा है, ठीक है, एडवांस टू स्टाफ पड़ा है। कितना है जी एडवांस टू स्टाफ? 10। इस 10 की जर्नल एंट्री जरा मुझे करवा दें। एडवांस टू स्टाफ डेबिट या एम्प्लॉय डेबिट, और कैश या रिसीट पेमेंट लिखा हुआ है, कैश लिखा हो, जो भी लिखा हो, वो क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपए से, ठीक है। अब एडवांस टू स्टाफ को करंट एसेट में रखें या नॉन करंट में? करंट में। फरवरी के अंदर तो ये पैसे ही वापस आ जाने हैं, खामोशी केस में इसको करंट ही अज्यूम करते हैं, अगले 2-3 महीनों के अंदर इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जो बाकी है वो सैलरीज हैं। फिर
तो सैलरीज की अमाउंट आप बैलेंसिंग निकालें, कितनी? 990। इस 990 की एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट या कैश कह लें क्रेडिट 990 से। बेटा 1 मिनट कर देता हूं, क्या कह रहे हैं आप? क्या गलत हो गया? 1000 में से 910 निकले तो 990 नहीं आता बेटा। उसकी बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा, अभी तो मैंने ये पेमेंट निकाली है। अभी तो मैंने ये 1000 रुपया जो रिसीट पेमेंट में नजर आ रहा है उसको निकाला है। ये पेड है, ये पेड की अमाउंट है। अभी मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, अभी तो ये पेड की अमाउंट है, ठीक है ना। इसको मैंने सैलरीज एक्सपेंस के लेजर में पोस्ट करना है। अभी देखेंगे पेएबल क्या है और प्रीपेड है, कुछ है या नहीं है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, तो रिसीट पेमेंट, आप गौरतलब बात यह है कि मैंने ये रिसीट पेमेंट 10 और 990 पूरे 1000 से ही क्रेडिट किया, यानी कि ये असल में ना रिसीट पेमेंट का क्रेडिट जो है ये होना है, बस होना 2 मुख्तलिफ जगहों पर है। क्रेडिट तो इधर ही होना है ना, क्रेडिट तो यही होना है, ठीक है। 10 का क्रेडिट कहीं और पोस्ट करना है हमने और 990 का कहीं और। असल कहानी ये थी, ठीक है। अब ये पोस्टिंग करते हैं, जो मैंने एंट्री पास की है ना, ये पोस्टिंग करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले 10 रुपए की एंट्री मुझे करवाओ। वैसे इस लेजर, सैलरीज के लेजर में एडवांस सैलरी के तौर पे भी लिख सकते थे, लेकिन अलग रखें ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ले जी, एंट्री होने लगी है। एसेट है लायबिलिटी है? एसेट। एडवांस टू एम्प्लॉय या स्टाफ, जो भी लिख लें, एडवांस टू स्टाफ। इधर देखो, ये डेबिट, देखो सारे देखो, डेबिट 10 से और रिसीट पेमेंट क्रेडिट 10 से। डन। आगे आ गया 990, ये एंट्री पास की मैंने, ठीक है। फिर 990 की एंट्री, सैलरीज का लेजर ओपन करो, सैलरी एक्सपेंस का, ठीक है। 990 से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ओपनिंग में कोई एडवांस तो मैं इस तरह लिखने नहीं चाह रहा, रिसीवेबल कोई, ये पेएबल कोई नहीं है सैलरीज, क्योंकि बिजनेस अभी शुरू हुई है, ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू हुई है इस साल में, ठीक है। तो ये 990 और ये 10, ये एंट्रीज जहां जहां होनी थी वहां वहां हमने कर ली। 10 की भी एंट्री होगी और 990 की भी होगी, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब अगली बात वो कहता है कि सैलरीज आर पेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा हुआ था? मतलब जनवरी तो है ही नहीं ना, हाँ ठीक है, जनवरी तो है नहीं। फरवरी की सैलरी मार्च, मार्च की अप्रैल, ऐसे ही चलते 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 चलते, हाँ जी, दिसंबर की सैलरी इस महीने में पे नहीं हुई होगी, वो अगले महीने के पहले दिन होनी है, ठीक है। तो फिर मेरा सवाल, ये 990 कितने महीनों की सैलरी है? 10 की। जनवरी तो था नहीं, जनवरी तो था नहीं, और दिसंबर की अभी पे हुई नहीं, तो ये कितने महीनों की सैलरी है? 10 महीनों की। कितने महीनों की सैलरी है? 10 महीनों की। अब सवाल चूंकि खामोश है तो नॉर्मल अजम्पशन यही लेनी पड़ेगी कि हर महीने की सैलरी बराबर है। नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, मुलाजिम रखे होते हैं जो उनकी सैलरी बराबर ही होती है। तो हमने क्लोजिंग डेट पर जो पेएबल निकालना था वो 990 की बेस पर निकालना था, और ये 990 12 महीनों की सैलरी है, ये 11 महीनों की है, 10 महीनों की है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 199। तो जिन्होंने 10 को अलग नहीं करना था, उन्होंने यहां पे 1000 ले लेना था, 1000 बेटा 10 कर देना था, तो वो गड़बड़ हो जानी थी, ठीक है। सारा का सारा सैलरी में, कोई बात नहीं, एक आध नंबर कट जाता, बाकी तो होते ही हैं, ठीक है जी। तो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सैलरी एक्सपेंस की फिगर कितनी जाएगी? 1089, ठीक है जी। ले जी, ये 1089 सैलरी एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और ये क्लोजिंग पेएबल, सैलरी पेएबल 99, ये लायबिलिटीज में चली जाएगी, ठीक है। तो सैलरीज वर्किंग नंबर कौन सा है? वर्किंग 6 में कितनी? 1089 आपने निकाली। सदमे में आ गए हैं क्या? ओके। और करंट लायबिलिटीज में सैलरीज पेएबल, इसको भी आप वर्किंग का रेफरेंस दें, क्योंकि 99 की फिगर भी आपने निकाली है, सवाल नहीं दी थी। तो कोई नहीं, समझ आ जाना असल है आईकेप में जाने से पहले पहले। मैं कह रहा हूं सर इतना कॉन्फिडेंट था मैं कह रहा था इनकम एक्सपेंडिचर को तो मैं ऐसे धज्जियां उड़ा दूंगा। कोई नहीं, इंशाल्लाह आज के बाद पक्की बात है काफी हद तक उड़ा लिया करोगे धज्जियां, ठीक है ना, क्योंकि हर तरह की एडजस्टमेंट तकरीबन हम कवर कर जाएंगे इसमें। बस अब रह वो लाइफ मेंबरशिप वगैरह इस किस्म की चीजें, स्पेसिफिक फंड्स वगैरह इस किस्म की चीजें रह गई हैं, बाकी आपको इंशाल्लाह मारनी पड़ेगी जी। क्लियर है ये? चलें आगे। तो फिर आप जल्दी से मुझे एडजस्टमेंट नंबर 7 कर दो जी बेटा।
बेटा बात सुने, एक सवाल आया कि जी 10 रुपए के एडवांस को हम सैलरीज के लेजर में भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन में लिखा होना है ना। मसला ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है और सही भी होगा वो, लेकिन खुद को कंफ्यूज ना करें, पक्के पक्के कॉन्सेप्ट्स आप बनाएं। एडवांस को मैंने अलग ही रख दिया, एक्सपेंस में लाने ही नहीं दिया, ठीक है ना। बिल्कुल इजाजत है, बना सकते हैं, आंसर भी सही आएगा, लेकिन आपने नहीं बनाना, आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। औरों को होगी, आपने एडवांस अलग रखना है, एक्सपेंस को अलग रखना है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था वो लेजर बनाते हुए कि एडवांस को उसमें लिख सकते हो, नहीं लिखना, लेकिन लिखना चाहो तो सैलरी एक्सपेंस में एडवांस सैलरी प्रीपेड की तरह से एक्सपेंस के लेजर में प्री पेमेंट भी तो आती है ना। तो ओपनिंग 0 क्लोजिंग 10 आ जाना था, तो एक्सपेंस की फिगर, लेकिन उसमें भी गलतियों के चांसेस ज्यादा होने थे आपके, ठीक है ना। तो सुकून से करो, जैसे सिखा दिया है, जब समझ आ रहा है तो ऐसे ही करो। पॉइंट नंबर 7 करो। कोई प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट समझने में? कोई प्रॉब्लम है? जो मैंने एडजस्टमेंट करवाई है बेटा वो समझ आ गई है ना, बस ठीक है, यही करना है। जी जल्दी से 7 कर लें। पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड, अब ये 570 के पीछे पड़ गया, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होने लगा है। पेमेंट फॉर यूटिलिटीज कहते हैं ये बिजली के बिल वगैरह, गैस के बिल वगैरह, ठीक है। तो कह रहा है कि पेमेंट फॉर यूटिलिटीज में पड़ा है सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू वापडा। जी ये एसेट होता है। आप जब सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के मीटर लगवाते हैं तो ये आपकी अमानत है वापडा वालों के पास। जब आप मीटर वापस करेंगे उनको जाके, तो ये उनको वापस करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, आपका एसेट है। खुदा ना खास्ता आप इस 570 के सारे की एंट्री कर गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, तो ये 20 रुपए तो एक्सपेंस बन जाएगा, जबकि ये आपका एसेट है, ठीक है। तो फिर उमैर भाई संडे को 7:30 से 11 बजे तक क्लास है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है मैं सरासिफ वाले रूम में ऊपर वाले में इकट्ठा बुलाया सबको, उनको उसके हाइब्रिड के साथ पढ़ाऊं, ठीक है जी। तो 20 रुपए क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट 20, और फिर बाकी क्या है? बाकी फिर यूटिलिटीज एक्सपेंस की पेमेंट है, ठीक है जी। बैलेंसिंग वो कितनी है? 550। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर देखो, इस 20 की एंट्री क्या करोगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट और रिसीट पेमेंट या कैश जो भी लिख लो, क्रेडिट 20 से, और इस 550 की एंट्री होगी यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट या कैश जो भी लिख लो यार। 550 रिसीट पेमेंट लिखो, रिसीट पेमेंट बन रहा है। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करंट में नहीं, नॉन करंट में शो करना। ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि 2-3 महीने के लिए हम देते हैं, मीटर लगवाते हैं, फिर मीटर वापस करते हैं। नॉर्मली ये कई साल तक, तो इसको नॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट को नॉर्मली नॉन करंट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर बिल्कुल इस तरह से जैसे अभी एडवांस की एंट्री करंट एसेट में की है ना, इस 20 की एंट्री नॉन करंट एसेट में करेंगे, ठीक है। 20 से रिसीट पेमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट, वो मैंने 2 शाखें लगा दी ना, 20 और 550। और दूसरी एंट्री होगी इस 550 की, बिल्कुल 100% सेम ट्रीटमेंट है। सैलरी एक्सपेंस के नीचे अगला लेजर क्या बनाओगे? यूटिलिटी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस के नीचे कौन सा? यूटिलिटी एक्सपेंस। और बिल्कुल इसी तरह से एंट्री होगी यूटिलिटी एक्सपेंस 550 से डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट। यहां तक कोई मसला? ये बिल्कुल सेम हो गया। आगे भी सेम है, क्या कहते हैं? यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन द 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है जी। तो इसका मतलब 1 महीने का, दिसंबर के महीने का यूटिलिटी का बिल पे नहीं हुआ होगा, वो क्या होगा? पेएबल। अब ये भी एक अगेन अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि 550 रुपए 10 महीनों का है, ठीक है। सवाल खामोश है, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन यही लेंगे कि ये बिजली का बिल नहीं होगा ना, यूं कह लो पानी का बिल होगा जो फिक्स आता है, या ये कोई जैनिटोरियल बिल होगा, सफाई वाले का बिल होगा, वो फिक्स आता होगा ना। तो नहीं बताया तो क्या कर सकते हैं? 550 10 महीनों का है, तो 550 डिवाइड बाय 10 into 1 क्लोजिंग पे पेएबल निकलना। 100% सेम ट्रीटमेंट लाइक सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। कंप्लीट करना है इसको। पॉइंट नंबर 9 जल्दी से करो, बिल्कुल इसी जैसा है। एंड में तस्वीर एक ही बार खींच लेना, वो मैं बना रहा हूं ना, ये सारे इकट्ठे कर देता हूं। ये देखो रिपेयर भी आएगा, यहां रेंट भी आएगा, तो एंड में एक तस्वीर खींच लेना फिर, ठीक है। फिलहाल करते जाओ। हो गया था सवाल तुमसे जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 100 रुपए पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग शेड। ये तो एसेट होता है, याद करो, अभी बोरिंग कॉस्ट में करके आए आप। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्या है आपका? एसेट। 100 रुपए एसेट है। अब रिपेयर 275 में अगेन वही 100 एडवांस है और बाकी फिर एक्सपेंस है। अगर इस 100 को आप पढ़ा नहीं दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सारे का सारा एक्सपेंस बन जाएगा, जबकि ये एक्सपेंस है ही नहीं भाई, ठीक है। 100 रुपए तो इस 275 में से क्या है? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, एसेट्स में रखना है, करंट एसेट में रखना है, ठीक है ना। पार्किंग शेड बनाने के लिए दिया जी, तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कितना है जी? 100 रुपया। इसकी एंट्री क्या करोगे? एडवांस टू
कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, रिसीट पेमेंट या कैश जो भी लिख लो, क्रेडिट 100 से। बकाया फिर क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है फिर बकाया। ये कितना बनता है जी? बैलेंसिंग 170। इस 175 की एंट्री बन गई रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, वही कैश की बात 175। सेम, बिल्कुल सेम था कि नहीं? तीनों बिल्कुल सेम है कि नहीं है? एक की समझ आ जाए तो सबकी आ गई, ठीक है। अब पहली एंट्री एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट करंट एसेट्स में कर दोगे, लाइक सैलरी एडवांस, लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एंट्री करके आए, और फिर लेजर ओपन करोगे रिपेयर एक्सपेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस का, और 175 की एंट्री करोगे उसके अंदर जाके रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। डन हो गया। अब ये रिपेयर ऐसा एक्सपेंस नहीं होता कि ये हर महीने बराबर हो नॉर्मली, इसलिए उसको मजबूरन ये बात आगे लिख कर बतानी पड़ी। क्या रिपेयर बिल अमाउंटिंग टू 7,000 वर आउटस्टैंडिंग, यानी 7 रुपया क्लोजिंग में पेएबल आ जाएगा, और फिर अगेन वही ट्रीटमेंट, बैलेंसिंग फिगर रिपेयर एक्सपेंस और क्लोजिंग 7 रुपए बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर? कोई फर्क? ओके। पॉइंट नंबर 10 अब अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको शर्म आ जाएगी, हैं? ये आपको मैं पढ़ाऊं कि फर्नीचर और वैन जो है वो 1 फरवरी को खरीदी गई थी, ये मैं पढ़ाऊं कि यहां पे एडिशन आ रहे हैं, ये आप इसकी एंट्री करोगे फर्नीचर डेबिट और रिसीट पेमेंट का वैन डेबिट, ये मैं पढ़ाऊं, आपको अच्छा लगेगा? फिर आगे उसने कहा डेप्रिसिएशन जो है वो 10% और 20% है, अब ये मैं बताऊंगा आपको डिडक्शन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट आप करोगे। एक्यूमुलेशन अलग करने की जरूरत नहीं है, एसेट अकाउंट बनाओ, बुक वैल्यू पे बना लो, ठीक है। एडिशन बता दिया वैसे जी, शर्म तो आपको आ रही है, पर ये दो एडिशन आ गए, एंट्री क्या करोगे? वैन डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, लेजर बना लेना पर बुक वैल्यू पे, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट में डेप्रिसिएशन बताई हुई है, वो 10% रेट लगाओगे। 11 महीने 1 फरवरी को खरीदा हमने, इनको देखा हुआ उसने, तो 11 महीने की डेप्शन निकाल के एंट्री करोगे, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एसेट का अकाउंट ही क्रेडिट कर लेना, क्लोजिंग एसेट बैलेंस शीट में ले जाना, और डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला, इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया, ठीक है। अब ये मैं बताऊं, आपको अच्छा लगता हूं? मैं नहीं बताऊंगा, ये एडजस्टमेंट कर लेंगे आप खुद। अस्तगफिरुल्लाह, ये एडजस्टमेंट 8 अब आप लोगों को पढ़ के भी दिखानी पड़े मुझे, तो मुझे शर्म आए आप लोगों से। आप तो पढ़ लें। इंश्योरेंस 12 महीने की पे की है, या कम फरवरी 15 को 12 महीने की इंश्योरेंस पे की, तो फिर आखिरी दिन 1 महीना प्री पेमेंट में आएगा, क्लोजिंग प्रीपेड लेजर बनाओगे, कोई मसला? अब ये तो कह रहा हूं कि शर्म की बात है, आपको बताऊं मैं। ये पॉइंट 7 ये ना ऐसे ही उसने दिया हुआ है, नहीं पढ़ना है, पढ़े। प्रेजेंटली क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस, कहता है अभी तो हमने क्लब किराए पे बिल्डिंग लेके उसमें बनाया हुआ है। हाउएवर अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड फॉर विच कंस्ट्रक्शन ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली, टाइटल ऑफ लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीगल। वो कह रहा है जी हमने एक प्लॉट ले लिया है, लेकिन अभी वो हमारे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए आप लैंड डेबिट ना करना अभी, ठीक है ना, क्योंकि ओनरशिप में आना जरूरी है। ये इसके लिए उसने सिर्फ बताया था कि ये जो 65,000 रुपए है ना, 65 मिलियन है बेसिकली, एडवांस फॉर प्लॉट जो है, इसको आप करंट एसेट्स में शो कर देना, क्योंकि ये बस शॉर्टली जब हमारे नाम हो जाएगा तो हम एडवांस को क्रेडिट करके प्लॉट ऑफ लैंड को डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस 65 की एंट्री, जब रिसीट पेमेंट में कुछ छोड़ना नहीं है टिक करने से, सब कुछ टिक करना है आपने जो रह गए हैं, तो ये 65,000 रुपए पहुंचोगे तो इसकी एंट्री क्या करोगे? इसकी एंट्री करोगे एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट। वो पॉइंट सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ था, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है, वैसे तो इसमें भी कोई इतनी बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी देख लो चलो, अब ये पॉइंट में पढ़ा ही देता हूं जाते जाते। रेंट फॉर 3 years वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1 फरवरी 2015। 36 महीनों का रेंट 1 फरवरी को पे कर दिया, 3 साल का, 11 महीने एक्सपेंस में जाएगा, 25 महीने क्लोजिंग में प्रीपेड। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, ये क्लोजिंग प्रीपेड सारे का सारा करंट में नहीं रखना, कुछ करंट में कुछ, तो ये एडजस्टमेंट जल्दी से देख लेते हैं। रेंट है 3600, रिसीट पेमेंट में गिवन है। लेजर अगर बनाए तो रेंट एक्सपेंस का लेजर बन रहा है, ओपनिंग में कितना प्रीपेड है, अच्छा कोई पेबल हो वो भी नहीं है, अच्छा रिसीट पेमेंट में 3600 नजर आ रहा है, एंट्री पड़ेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट 3600। अब एक्सपेंस पहले निकालना चाहो आपकी मर्जी है, प्री पेमेंट निकालना चाहो आपकी मर्जी है, दोनों ही आसान है। 36 महीने का किराया 3600 है, तो 1 महीने का 100 है, इतनी आसान एडजस्टमेंट है जी। तो यहां पर ये कैश है ना, ये कैश है, ठीक है। यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर वाली फिगर आनी है, वही पहले निकाल लेते हैं। चलो 3600, चलो आप कहोगे जी 100 का हमें नहीं पता लग रहा, 3600 36 महीनों का है, तो फिर इस साल में 11 महीने यानी 1100 एक्सपेंस में डाल दो, तो क्लोजिंग डेट पर बैलेंसिंग निकाल लो प्रीपेड। अच्छा आप क्लोजिंग भी निकाल सकते थे, 3600 बटा 36 इंटू 25 कर लेते, फिर आपकी मर्जी की बात है।
ये 1100 चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन इस मुए 2500 का मसला है कि ये इकट्ठा कहीं नहीं फेंक सकते। इसमें से भी आपको बेसिकली ना करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन थी इसमें। सवाल आसान था मुश्किल था? फिर अब पहले ही नहीं करवा देता तो तुम कैसे खुद को टेस्ट करते? देखो इतना आसान सवाल अगर मैं पहले ही करवा दूं तो आपके दिमाग ने कोई काम नहीं करना। आपके दिमाग ने सिर्फ रिसेप्शन एंड पे बैठ जाना है, आई जाना है, लिखी जाना है, समझी जाना है, चले जाना है। पर्चे में उससे हिलके थोड़ी सी चीज आ गई तो फिर आपने वहां बैठे होना है। तो भाई यहां पर देखो आसान अगेन वही करंट पीरियड है, ठीक है। आप कहोगे जी करंट के अंदर हम अगले 12 महीनों का एक्सपेंस डाल दें। अगले 12 महीने तो पूरे बिल्डिंग इस्तेमाल होनी है ना, तो 3600 बटा 3600 बनता है। चलो मैं फिर लिख देता हूं 3600 बटा 36 इंटू 12, ये बन जाएगा 1200 करंट में, और नॉन करंट आप बैलेंसिंग निकाल लेना फिर, ठीक है। नॉन करंट इसमें से बैलेंसिंग 1300, ठीक है। तो 1200 को करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट लिख लेना था और 1300 को नॉन करंट में, ठीक है। ओपनिंग जनरल फंड इस सवाल में कोई नहीं निकालना, ठीक है। ये तस्वीर खींच लो अब, और ये सवाल मैंने चेक करना है कल की क्लास में। आप लोग जब आएंगे तो कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास रख ली है, इसलिए मैं होमवर्क में कोई नया सवाल और नहीं दे रहा आपको। यही सवाल दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सुबह आपने फिर क्लास पढ़ने भी आना है जी। सोचूंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। देखो कोई और क्लास तो है नहीं कि आपका क्लैश हो, सिर्फ बदनीति कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। पहले मैं शाम को मैसेज करवा दूंगा कि यूट्यूब पे अवेलेबल करना है या नहीं, कर दूंगा, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा आपको ना आके, कर दूंगा। उत्ते कुछ नहीं पाए, उत्ते कुछ नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।